Hello everyone, again I welcome you all to my channel Education World. And in previous class what we discussed about the Napoleonic Code or the Code of 1804, and today we are going to discuss about the making of nationalism in Europe. So as we are doing in this chapter that how nationalism emerged in the parts of Europe, so that is also connected that how nationalism developed in the parts of Europe. So let's see द बैकग्राउंड ऑफ यूरोप फर्स्ट कि क्या बैकग्राउंड था, कैसे सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्या पैटर्न था वहां पर, और इन सिचुएशंस में कैसे वहां पर नेशनलिज्म को डेवलप किया गया बाय सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे. अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियोज केयरफुली, and as I asked you that please keep your books with you so that you can underline all the important points. इसके बाद में एक आपको शॉर्ट वीडियो भी दूंगी जिसमें आपके कुछ वन मार्कर क्वेश्चंस होंगे. बाय दैट वीडियो यू कैन चेक योर प्रोग्रेस कि कितना आपको समझ में आया इस टॉपिक से. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो यू विल सी हियर दैट टुडेज जर्मनी, आज का जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, these were divided into kingdoms, duchies and the cantons whose rulers had their autonomous territories. तो आज जिसको हम इटली बुलाते हैं, जर्मनी बुलाते हैं, स्विट्जरलैंड बुलाते हैं, earlier, as we are talking about the 18th and 19th century, so that time these parts were divided into the kingdoms. और यहाँ पर अलग अलग रूलर्स थे जो हेल्प कर रहे थे किसकी, जो रूल कर रहे थे बेसिकली किसकी हेल्प से, कैंटोन्स में जो उनके लॉर्ड्स हुआ करते थे उनके हेल्प से. अभी कैंटोन्स या डचीज क्या है, बेसिकली डचीज आपके ऐसी टेरिटरीज हैं जहां पर रूलर्स रूल किया करते थे. कैंटोन्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बोलेंगे हम इन टेरिटरीज का. इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको डिवाइड किया जाता था. एज यू सी इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो कि आपके जो कंट्री है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. सो ऐसे ही उस टाइम पर भी स्टेट्स में जिनको हम कैंटोन्स बोलते हैं डिवाइडेड हुआ करते थे आपके किंगडम्स भी. अब आप आगे देखोगे, आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं यूरोप के कुछ पार्ट्स के, जैसे कि आप देखोगे रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. ऑस्ट्रिया जो हंगरी एम्पायर है उस था, मीन्स उसके ऊपर भी आप देखोगे कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे. अब ये जो ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर था इसमें कौन कौन से रीजन्स इंक्लूडेड थे? सो इसमें रीजन्स इंक्लूडेड थे आपका एल्पाइन रीजन, टायरोल, उसके अलावा आपका ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, और उसके अलावा आपका बोहेमिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर. जहां पर आप देखोगे कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी वो कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती थी, जर्मन लैंग्वेजेस को यूज करती थी बोलने के लिए. इट इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस एज वेल ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया. तो एक तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है. जो आपके रीजन्स हैं वो अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में है, अलग अलग लॉर्ड्स के कंट्रोल में है. उसके अलावा आप देखोगे कि अलग अलग लैंग्वेजेस को वहां पर यूज किया जाता था बोलने के लिए. हंगरी में आप इवन देखोगे कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपकी यूज करती थी मग्यार लैंग्वेज, और जबकि बाकी की जो हाफ पॉपुलेशन थी वो अपने ही कुछ डायलेक्ट्स को यूज किया करती थी. एज यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया में भी आज के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपके 1600 डायलेक्ट्स हैं जिनको हमारे जो लोग हैं वो यूज करते हैं अलग अलग रीजन्स पे बोलने के लिए. सो वैसे ही हंगरी में भी आप देखोगे हाफ पॉपुलेशन मग्यार लैंग्वेज को यूज किया करती थी और बाकी की हाफ पॉपुलेशन काफी सारे डायलेक्ट्स को यूज किया करती थी फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस. उसके अलावा गैलिशिया में आप देखोगे कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी वो पॉलिश लैंग्वेजेस को यूज किया करती थी. उसके अलावा besides these three dominant groups there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people. So ये तो हमने बात की थी एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस की कि एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया करती थी. बाकी आप देखोगे कि इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा भी वहां पर क्या थे, आपके पीजेंट पीपल रहा करते थे. सो बाय दिस यू विल सी दैट द सोशल डिवीजन वाज देयर, द कल्चरल डाइवर्सिटी वाज आल्सो देयर.
उसके अलावा आप देखोगे तो जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी बेसिकली टू ग्रुप्स में। वो आप नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ के आए हो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में, कि किस तरह से आपकी जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस में, आपकी क्लर्जीज में, और दैट द पीजेंट्री ग्रुप में। लेकिन आपने वहां पर ये भी पढ़ा था कि एक और ऑर्डर वहां पर डेवलप हो रहा था, और वो ऑर्डर था फोर्थ ऑर्डर। वहां पर नाइन्थ क्लास में इसको फोर्थ ऑर्डर यूज नहीं किया गया है, बल्कि आप इलेवेंथ में जाओगे हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर इसको फोर्थ ऑर्डर कहा गया है, जिसको आपने नाइन्थ में पढ़ा है मिडिल क्लासेस। सो ये जो मिडिल क्लासेस वाला ग्रुप इमर्ज हुआ यहाँ पर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस चैप्टर में, द नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिस्ट आइडियाज को डेवलप करने में यूरोपियन सोसाइटी में। सो एज आई टोल्ड यू कि दो क्लासेस बेसिकली मेनली थी यहाँ पर, एरिस्टोक्रेटिक और मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस भी आपके एमर्ज कब हुई थी? जब आपके टाउन्स डेवलप होने शुरू हुए थे, यहाँ पर सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई थी। और टाउन्स और सिटीज डेवलप कब होने शुरू हुए? जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली एमर्ज हुआ, तो उस टाइम पर ये न्यू मिडिल क्लासेस एमर्ज हुई थी आपकी यूरोप में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस फर्स्ट, कि क्या प्रिविलेजेस इनके पास थे, किस तरह से ये लोग रहते थे, क्या वे ऑफ लाइफ था इनका, क्या स्टाइल था, क्या चीजें थी। सो लुक हियर अबाउट द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस फर्स्ट। These were united by a common way of life that cut across regional divisions. तो चाहे वो जितने भी हमने यहाँ पे पार्ट्स की बात की है, चाहे वो एल्पाइन आपके रीजन्स में हो, चाहे ऑस्ट्रिया में हो आपके, चाहे हंगरी में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी, ये रीजनल डिविजन्स के बाद भी इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ हुआ करता था। जैसे कि दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। तो हर एक एरिया में जो भी एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी वो क्या करती थी, बड़े बड़े उनके एस्टेट्स हुआ करते थे, जिनको आपने पढ़ा है मैनर या फिर मेनोरियल स्टेट्स की तरह। वो इनके हुआ करते थे स्टेट्स, कंट्री साइड में भी यानी कि विलेजेस साइड में भी, और इनके टाउन हाउसेस हुआ करते थे। उसके अलावा क्या कॉमन था एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस में? दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो फ्रेंच वी कैन से एक लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो इनका साइन था स्टेटस का। हर जगह पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी पब्लिक स्पीकिंग्स के लिए, या फिर वी कैन से डिप्लोमेटिक पर्पसेस के लिए भी ये लोग क्या यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेजेस को यूज किया करते थे, एंड इट वाज द साइन ऑफ द हाई स्टेटस। उसके अलावा इनकी जो फैमिलीज थी, दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। देखो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, तो जो इनकी मैरिजेस भी हुआ करती थी वो कहाँ पर होती थी? एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के साथ ही हुआ करती थी। सो दे वर हैविंग द मैट्रिमोनियल रिलेशंस एज वेल, एंड डू यू नो दिस वाज द साइन ऑफ द बिजनेस अलायंसेस एज वेल, कि बड़ी बड़ी जो फैमिलीज है बेसिकली उनके टाइप्स है, तो अपने बिजनेसेस में वो हेल्प करेंगी, एस्टेट्स उनके क्या होंगे? एनलार्ज होंगे। सो दैट वाज आल्सो द वे कि जो फैमिलीज हुआ करती थी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, इनके जो टाइज हुआ करते थे वो मैट्रिमोनियल हुआ करते थे। सो दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक क्लास वाज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। हालांकि नंबर में बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि रिच लोग थे, पावरफुल लोग थे, तो नंबर कम था लेकिन पावर्स बहुत ज्यादा थी। सो वी कैन से देवर इन माइनॉरिटी इन द सोसाइटी, लेकिन पावर्स इनकी बहुत ज्यादा थी। देवर डोमिनेटिंग द अदर ग्रुप्स इन द सोसाइटी, द ग्रुप्स ऑफ द पीजेंट्स, द ग्रुप ऑफ द आर्टिशंस एंड द वर्किंग क्लासेस। सो दे वर डोमिनेट, दोज ग्रुप्स वर डोमिनेटेड बाय दीज एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस। नाउ लेट्स कम ऑन टू द मिडिल क्लासेस। अब ये मिडिल क्लासेस कौन सी थी? एज आई टोल्ड यू लिटिल बिट अबाउट द मिडिल क्लासेस, that these were the classes which emerged only after the emergence of the industrial revolution। 19th century तक आते आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज हो चुका था यूरोपियन पार्ट्स में, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ? बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहां पर हुए। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्लेस लिया, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, वैसे वैसे वो एरियाज इनलार्ज होते गए। तो इंडस्ट्रीज को सेटअप तो विलेजेस में ही किया गया था, लेकिन लोग बढ़ते गए, क्योंकि काम के पर्पजेस के लिए इंडस्ट्रीज में जब वर्कर्स आए तो वो लोग वहीं पर ही सेटल हो गए। और जो विलेजेस थे बेसिकली वो क्या होते गए? बेसिकली इनलार्ज होते गए, वो टाउन्स में कन्वर्ट हुए, और धीरे धीरे टाउन्स से वो सिटीज में कन्वर्ट होने लगे। सो लेट्स
look here. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and the small owners. तो वेस्टर्न साइड में आप देखोगे कि ज्यादातर जो लैंड थी ना, वो क्या होती थी, टेनेंट्स के थ्रू वो फार्म की जाती थी, या फिर स्मॉल ऑनर्स हुआ करते थे उन लैंड्स के. टेनेंट्स कौन हुआ करते थे? जो लॉर्ड्स थे, वो अपनी लैंड एज अ वी कैन से रेंट पर दे दिया करते थे पीजेंट्स को, पीजेंट्री ग्रुप्स को ही. वो इनकी लैंड्स को कल्टीवेट करते थे और उसका हाफ ऑफ द प्रोडक्शन दे हैव टू गिव टू दी ऑनर्स और टू दी लॉर्ड्स. तो ऐसे खेती की जाती थी, या फिर ये जो छोटे छोटे लैंड्स थे डिवाइड किए कर दिए जाते थे पीजेंट्री क्लासेस में, तो वो इनको ऑन किया करते थे और इनको कल्टीवेट किया करते थे. उसके अलावा ईस्टर्न पार्ट में कुछ और था. ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से आपके रीजन्स थे? जैसे पोलैंड हुआ, रशिया हुआ, ये आपका ईस्टर्न पार्ट था यूरोप का. एंड सेंट्रल यूरोप का पार्ट था ये, मींस ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स थे. सो द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वाज characterized by vast estates which were cultivated by the serfs. So previous क्लास में भी मैंने आपको बताया था the difference between the peasant and the serf. पीजेंट्स के पास में कुछ अपनी लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, उनके पास में अपने छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड्स हुआ करते थे. जबकि जो सर्फ्स हुआ करते थे, सर्फ वर लाइक द स्लेव्स. तो जो स्लेव्स ये हुआ करते थे या फिर सर्फ्स ये हुआ करते थे, दे वर नॉट ओइंग एनी ऑफ द लैंड इनटू द सोसाइटी. ये केवल एज अ स्लेव काम कर रहे थे ऑन द लैंड्स ऑफ देयर लॉर्ड्स. तो उनके पास में कोई लैंड होल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी. ये जो स्टेट्स थे लॉर्ड्स के, यही ये कल्टीवेट किया करते थे सर्फ्स. और सर्फ्स की लाइफ पर पूरी तरह से राइट्स हुआ करता था या फिर डोमिनेंस हुआ करता था किसका? उनके लॉर्ड्स का. सो दैट वाज द सिचुएशन. 9th में भी आप पढ़ के आए, इवन दे हैव टू परफॉर्म द मैरिजेस, सो दैट वाज आल्सो बाय द कंसेंट ऑफ देयर लॉर्ड. इफ दे हैव टू लीव द स्टेट, देन आल्सो बाय द कंसेंट ऑफ द लॉर्ड. So that was the condition of these serfs in the European society. So these were two classes, the aristocratic class and the new middle classes in the European part. Let's look further. सो देखो यहाँ पर 18th सेंचुरी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था नेशन स्टेट्स का कि नेशनल स्टेट्स होने चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स होने चाहिए. तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. बल्कि क्या हुआ, धीरे 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 जब लोग एजुकेटेड होने लगे, उनको समझ आई चीजें कि आज तक जो वो फॉलो करते आ रहे हैं उसमें उनकी कहीं भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. राइट. एंड दे नाउ व्हेन दे स्टार्टेड टू बी पावरफुल, व्हेन दे स्टार्टेड टू becoming educated, to becoming we can say wealthy, so that was the time that their lifestyle also changed and their mindset also changed, and now they started to think in a different way कि उनके पास भी उनके कुछ rights होने चाहिए. They are also having some of the rights on their lives. So that was the reason कि आप देखोगे कि जैसे जैसे growth हुई किसकी, इंडस्ट्रीज की, जैसे जैसे growth हुई एजुकेशन की, we can say बहुत सारे चेंजेस थे. केवल हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर आया, प्रिंट कल्चर आया, लोगों के आइडियाज को मॉडिफाई किया प्रिंट कल्चर ने, क्योंकि बहुत सारी बुक्स वगैरह पब्लिश होनी शुरू हुई. सो दैट वाज द टाइम जहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के आइडियाज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, उनके थिंकिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया. सो दीज नेशनलिस्ट आइडियाज वर द रिजल्ट ऑफ all these, we can say, changes which were emerging in the European society in this time period. So let's look here, the growth of the towns and emergence of the commercial classes whose existence was based on production for the market. ये जो जो ये न्यू मिडिल क्लासेस एमर्ज हुई थी, ये कहाँ से थी? ये बेसिकली वी कैन से कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई, तो वैसे वैसे टाउन्स की भी ग्रोथ होती चली गई. और ये कमर्शियल जो क्लासेस थी वो एमर्ज हुई यहीं से. उनका जो बेस था वो क्या था? दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट. सो emergence of working and middle classes made up of industries, businessmen, professionals due to industrialization in 19th century. As we have already discussed कि ये जो working classes थी, जो middle classes थी, जो काफी different थी पुरानी classes से. पुरानी classes यानी कि जो पहली classes थी emerge पीजेंट्री ग्रुप्स थे, वर्किंग क्लासेस थी यूरोपियन सोसाइटीज में 18th सेंचुरी में या उससे पहले.
तो उनसे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनका सोचने का तरीका अलग था, इनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। देवर लाइक ऑफ दैट व्यू कि अगर हम अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी ओन करने का राइट होना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल वी आर इम्पोर्टेंट, तो हमारे पास में कुछ राइट्स होने चाहिए। सो दैट वाज द थिंग, वी कैन से कि एक अलग ही क्लास थी जिसने एक आइडिया दिया पूरी सोसाइटी को कि कैसे हम एक एक पावरफुल ग्रुप में, एक यूनाइटेड ग्रुप में इमर्ज हो सकते हैं। Look further, educated liberal middle classes popularized abolition of aristocratic privileges. So that we have already seen ninth class की फिर से हम बात करते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि बहुत सारे प्रिविलेजेस थे आपके एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के पास में, बाय बर्थ ही जो उनको मिल जाते थे। एक तो क्या था उनके पास में, सबसे पहला कि डायनेस्टिक रूलिंग सिस्टम हुआ करता था, उनके पास में लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनके पास में क्या हुआ करता था, बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे, कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था, कि बाय बर्थ उनको ये सारे सर्च वगैरह या फिर जो पीजेंट्री ग्रुप्स हैं उनके सर्विसेज के लिए मिल जाते थे। सो दैट वाज द थिंग। लेकिन अब जब क्या हुआ, जब धीरे धीरे सोसाइटी में ग्रोथ होती चली गई, लोग एक नए तरह से सोचने लगे, तो उस टाइम पर ये जो एजुकेटेड क्लासेस थी, एज आई टोल्ड यू कि मिडिल जो क्लासेस है वो एजुकेटेड भी थी, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या मिला, पैसा तो मिला है इनको, इंडस्ट्रीज में काम करके ये बिजनेसमैन बन गए, प्रोफेशनल्स बन गए, उसके साथ साथ में इन्होंने ज्ञान भी लिया, नॉलेज भी गेन की, एजुकेट भी ये लोग हुए। और उस एजुकेशन का रिजल्ट था कि इन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस है इनको ये प्रिविलेजेस क्यों मिले हुए हैं, अगर मिले हुए हैं तो उनको खत्म किया जाए, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी, so those privileges could be abolished. So that was the demand of this new educated middle classes in European society now कि aristocratic privileges को खत्म किया जाए। सो अब देखो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ इट आप देखोगे कि ये जो नई जो क्लासेस है मर्ज हुई, तो इन्होंने एक नया आइडिया सोसाइटी को दिया। वो नया आइडिया क्या था, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म यानी कि इन्होंने एक लिबरल वे में सोचा, यानी कि एक लिबरल का मतलब एज यू नो कि फ्रीडम। सो एक फ्री वे में सोचा कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं और वो बाकी क्लासेस को डोमिनेट करते हैं, तो वो तो खत्म होना ही चाहिए, लेकिन बाकी के जो क्लासेस हैं सोसाइटी में उनको भी कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो दो तरह की फ्रीडम की उन्होंने बात की यहाँ पर, जिसको लिबरल नेशनलिज्म कहा गया है, क्योंकि यही जो लिबरलिज्म था ना, यानी कि जो फ्रीडम ये डिमांड कर रहे थे, उसी ने ही ये जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे इनको कहीं ना कहीं एक नया वे दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द लिबरल नेशनलिज्म। तो ये जितने भी आइडियाज थे इसको नेशनलिज्म से कनेक्ट कर दिया गया, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लिबरल nationalism. So what were their demands and what was this idea of the liberal nationalism? So that we are going to discuss in two topics. That is, the first one is in political sphere and economic sphere. तो कुछ आप देखोगे लिबरल नेशनलिज्म के थ्रू वो दो चीजों की डिमांड कर रहे थे, यानी कि ये जो नए और फ्री आइडियाज थे, जो फ्रीडम थी, इसके थ्रू वो दो तरह की चीजों की डिमांड कर रहे थे, एक तो इकोनॉमिक स्पेयर में और दूसरा आपका पॉलिटिकल स्पेयर में। तो पॉलिटिकल स्पेयर में उन्होंने क्या आइडियाज दिए जिसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया सोसाइटी में, नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। सो दैट यू विल सी, एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल स्पेयर। सो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या था, दे वर डिमांडिंग फॉर द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये जो नई मिडिल क्लासेस थी इनके आइडियाज ये थे कि गवर्नमेंट चूज होनी चाहिए, ठीक है, उसको बेसिकली एज अ पीपल एज अ होल हम उसको चूज करेंगे, दैट कुड बी वी कैन से रिक्रूटेड और वी कैन से इलेक्टेड बाय द कंसेंट ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी। So that was the view or that was the demand of these new middle classes कि गवर्नमेंट हर किसी के कंसेंट से सोसाइटी में इलेक्ट होनी चाहिए, कोई भी जो पहला डायनेस्टिक सिस्टम चला आ रहा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, सो इट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट चूज होनी चाहिए। और ऑटो जो क्रेसी चलती आई है आज तक, ऑटोक्रेसी जो चलती आई है, बेसिकली रूलर्स जैसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे रूल करता है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या है, पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, जो राजा ने बोला वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाया करता था, जैसे भी मोनार्क बोलते थे वही बेसिकली उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लोगों को वो फॉलो करना होता था। सो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। तो ये भी डिमांड किया इन न्यू मिडिल क्लासेस ने कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना होगा जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और सोसाइटी में किसी को भी बेसिकली
इनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा. Further, you will see the next point, abolition of the property right. So that we have already know. Again I'll say कि आप 9th class में already पढ़ चुके हो इसको, कि property rights were given only to the aristocratic classes, है ना. उनके पास में ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, सारी प्रॉपर्टी वही ओन किया करते थे. जो पीजेंट्री ग्रुप्स थे उनके पास में बहुत स्मॉल स्मॉल पैचेस लैंड्स हुआ करती थी, और कभी कभी तो नहीं भी होती थी. बेसिकली कुछ पीजेंट्स के पास में, सर्व्स के पास में तो होती ही नहीं थी. एंड यू नो कि ये जो 4th क्लास या फिर न्यू मिडिल क्लासेस थी, इसमें सर्व्स भी थे, क्योंकि एक सिस्टम था कि अगर कोई सर्व किसी से फ्री होकर के भाग जाता है अपने लोड से, तो अगर 1 डे तक उसको वो सर्च नहीं कर पाता, सो दैट वाज डिक्लेयर्ड एज फ्री. ये भी सिस्टम था वहां पर. अगेन आई से कि ये आप 11th क्लास में दोबारा पढ़ोगे कि ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं. 9th में भी ये चैप्टर कनेक्टेड है, 10th में भी, और 11th में इसके फर्दर डिटेल्स में गिवन है. सो दैट यू विल सी कि इन न्यू मिडिल क्लासेस में सर्च भी हुआ करते थे. सो दैट वाज द डिमांड ऑफ दीज न्यू मिडिल क्लासेस कि जो प्रॉपर्टी राइट्स केवल एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को दिए हुए इनको एबॉलिश किया जाना चाहिए, और प्रॉपर्टी राइट्स बाकी लोगों को भी दिए जाने चाहिए. ये जो न्यू क्लासेस थी, या फिर हर किसी को सोसाइटी में प्रॉपर्टी ओन करने के राइट्स होने चाहिए, उनको एनलार्ज करने के, अपनी प्रॉपर्टी को एनलार्ज करने के राइट्स भी होने चाहिए. उसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, एज वी नो कि सोसाइटी में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी. The society was divided in many of the groups that we have already seen. बहुत सारे states में divided थी, that we have seen. आपकी clergies थे, nobility थी, peasantry groups थे, और फिर ये आया new middle classes, जो हम एक 4th order कहते हैं basically history में. तो कोई भी इक्वालिटी नहीं थी इनके पास में, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कुछ के पास में प्रिविलेजेस थे, कुछ के पास में प्रिविलेजेस नहीं थे कुछ भी. तो कोई टैक्सेस पे कर रहा था, कोई नहीं पे कर रहा था, किसी के पास में बहुत सारी लैंड्स है, किसी के पास में बिल्कुल भी लैंड्स नहीं है. सो इस तरह से कोई भी इक्वालिटी वहां पर नहीं थी. सो दीज मिडिल क्लासेस ऑल्सो डिमांडेड फॉर द इक्वालिटी बिफोर लॉ इन एवरी वे. उसके अलावा they also demanded for the representative government through parliamentary system. So also demanded for the parliamentary system, कि parliamentary system के through आपकी जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी. as you know कि parliamentary system में आपकी institutions basis पर काम होता है. So they also demanded for this पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चूज करेगा? ऑल द पीपल इन दी सोसाइटी. लेकिन हाँ, वोटिंग राइट्स केवल मेन को मिले थे, तो यहाँ पर इंक्लूड विमेन को नहीं किया गया है. केवल मेन की बात हो रही है इस टाइम तक, क्योंकि मेन को ही स्पेशली सारे वी कैन से यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं था, केवल एक्टिव सिटीजन्स को ही वोटिंग राइट्स मिले थे स्टार्टिंग में. एंड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास की आपके एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो 3 डेज इक्वल वेजेस टैक्स पे किया करते थे. उसके अलावा जो 25 ईयर्स अबव एज हुआ करते थे वो आपके एक्टिव सिटीजन्स में काउंट होते थे. विमेन 25 ईयर्स से बिलो जो लोग थे वो इसमें काउंट नहीं होते थे, और जो टैक्सेस पे नहीं करते थे वो इसमें काउंट नहीं होते थे आपके. तो केवल एक्टिव सिटीजन्स को पहले राइट मिला था, फिर उसके बाद में सारे मेन को राइट दिया गया, लेकिन बाद में बहुत आगे जाकर के विमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे. फ्रांस की हम बात करें अगर, तो फर्दर यू विल सी इकोनॉमिक स्फेयर में वो किस तरह के फ्रीडम की बात कर रहे थे. सो फ्रीडम फॉर मार्केट, डू यू नो क्या था वहां पर बेसिकली सिस्टम कि बहुत सारे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ करते थे, इंपीरियल सिस्टम था, तो बहुत सारे किंगडम्स छोटे छोटे हुआ करते थे, अलग अलग रूलर्स वहां पर रूल कर रहे होते थे. तो क्या होता था कि हर एक एरिया से जब पास होना पड़ता था एक ट्रेडर को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली से लेकर के आपको महाराष्ट्र तक जाना है, या फिर आपको कर्नाटक तक जाना है, तो आपको 3-4 जो स्टेट्स इनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो आपको हर एक स्टेट में 5% टैक्सेस देना होगा. दैट वाज द थिंग. तो लगभग 50% तो 10 बेसिकली अगर आप स्टेट्स को क्रॉस करके जा रहे हो, तो लगभग 50% आपने टैक्स तो यहीं पर दे दिया, तो आपका बेनिफिट कितना होगा, राइट. सो दैट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वर देयर, इतना टैक्सेस दिए जाते थे बेसिकली, सो दैट्स व्हाई इन्होंने ये भी डिमांड किया कि ये जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाना चाहिए, फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा यूनाइटेड सिस्टम बना दिया जाना चाहिए. यूनाइटेड सिस्टम यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मींस हम वो यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेट्स को यूनाइट कर देना चाहिए, ताकि लोगों को फ्री मार्केट्स की परमिशन मिल सके, और ये जो स्टेट ने इम्पोज किए हैं रेस्ट्रिक्शंस, इनको भी हटाया जा सके. रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? इवन डू यू नो क्या होता था कि हर एक प्लेस पर जहां पर आपको दूसरे स्टेट में एंटर करना
करना होता था तो वहां पर आपका जो सामान है उसको बार बार चेक भी किया जाता था, सो दैट वाज आल्सो टाइम वेस्टिंग फॉर द पीपल, ट्रेडर्स के लिए, कि हर जगह आपका सामान चेक किया जाएगा, उसके बेसिस पर फिर 5% टैक्सेस आपको देना पड़ता था, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडर्स। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती थी और ट्रेडर्स को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। सो दैट वाज द थिंग कि इजी मूवमेंट के लिए कैपिटल के और गुड्स के दे डिमांडेड कि ये जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है उनको खत्म किया जाना चाहिए, जो स्टेट्स है उनको एक यूनिटरी सिस्टम में बेसिकली बांधा जाना चाहिए या फिर उनको यूनाइट कर देना चाहिए स्टेट्स को। सो दैट वाज द डिमांड ऑफ दीज लिबरल नेशनलिस्ट। उसके अलावा आप देखोगे कि इसी बेसिस पर इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। एल का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था जब हम नेपोलियन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप दोबारा देखोगे कि ज़ोल्वेरिन फॉर्म किया गया था विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। इसको आप फिर से अंडरलाइन कर लेना अपने बुक्स में कि ज़ोल्वेरिन किसके इनिशिएटिव पे फॉर्म हुआ था, प्रुशिया के इनिशिएटिव पे फॉर्म हुआ था। और जर्मनी के लगभग काफी सारे स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था। रीजन क्या था? फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर द इजी कम्युनिकेशन और इजी ट्रांसपोर्टेशन और इजी मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स इन द कैपिटल फॉर द ट्रेडर्स। सो दैट वाज द थिंग कि काफी जर्मन स्टेट्स ने इसको क्या किया, ज्वाइन भी किया। तो ये एक पूरा यूनियन सिस्टम था जो हर एक स्टेट में फॉलो होता था। फॉर एग्जाम्पल की सेम जो रूल्स हैं ट्रेडिंग के लिए वो आपके उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो दिल्ली में भी है, और उसके बाद में एमपी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया तो वहां पर भी सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। सो दैट वाज द सिस्टम ज़ोल्वेरिन फॉर्म किया गया। पहले क्या था, वही एल का हम एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं कि हर जगह पर जो मेजरमेंट सिस्टम था वो अलग अलग था। कहीं पर 58 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर में बोला जाता था एक एल को यूनिट में अगर हम बात करें तो, और कहीं पर उसको 50 सेंटीमीटर में बोला जाता था। सो दैट वाज द थिंग, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडर्स टू ट्रेड इन दिस वे देयर गुड्स। सो दैट्स व्हाई दैट वाज डन कि ज़ोल्वेरिन फॉर्म करके एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस को, एक जैसा जो यूनिट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वाज इजी फॉर द ट्रेडर्स, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। उसके अलावा द यूनियन abolished tariff barriers and reduce the number of the currencies from over 30 to 2। तो ये भी किया गया, डू यू नो, कि कम से कम 30 करेंसीज वहां पर फॉलो की जाती थी। तो सोचो ट्रेड करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी ट्रेडर्स को कि 30 अलग अलग करेंसीज में उनको ट्रेड करना होता था अलग अलग स्टेट्स में जाकर के। सो नाउ दैट वाज डन कि जो टैरिफ बैरियर्स थे, ये जो अलग अलग टैक्सेस देना पड़ता था, इसको भी खत्म कर दिया गया, इसको एबॉलिश किया गया ज़ोल्वेरिन के थ्रू। और इसके थ्रू क्या हुआ, ज़ोल्वेरिन के थ्रू की जो करेंसीज थी वो केवल अब 2 करेंसीज इंट्रोड्यूस की गई, कि जहां पर भी इन स्टेट्स में जो जो ज़ोल्वेरिन को वी कैन से ज्वाइन करते तो वहां पर यही करेंसीज आपकी फॉलो की जाएंगी। सो दैट वाज डन। उसके अलावा डू यू नो व्हाट वाज डन कि रेलवे जो नेटवर्क सिस्टम था उसको भी डेवलप किया गया ताकि ट्रेडर्स के लिए गुड्स को मूव करना, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाए। सो दैट वाज आल्सो डन टू बेसिकली प्रमोट दी ट्रेड ऑल्सो, कि रेलवे नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, उसको वास्ट एरियाज तक क्रिएट किया गया। सो दैट वाज आल्सो डन। सो दैट वाज द लिबरल नेशनलिज्म विच वाज कनेक्टेड टू द लिबरल आइडियाज, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज, दैट वाज द लिबरल नेशनलिज्म। और इसमें ये सारी इन्होंने डिमांड्स की, पॉलिटिकल स्फेयर में ये सारी डिमांड्स की जो हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक स्फेयर्स में भी हमने डिमांड्स को डिस्कस किया कि क्या क्या उनकी डिमांड्स थी। सो दैट वाज द थिंग कि आप देखोगे कि ये जो पूरे आइडियाज थे इन्होंने क्या किया, ये जो इन अलग अलग स्टेट्स में जो लोग रह रहे थे, जहां पर अब एक जैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट किया है ना, उनमें एक नेशनलिस्ट आइडियाज डेवलप किए कि हाँ हम एक इकोनॉमिक सिस्टम से कनेक्टेड हैं। सो दैट वाज द थिंग कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो वी कैन से स्ट्रांग हुई। सो दैट इज द थिंग कि कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिस्ट आइडियाज डेवलप हुए थ्रू लिबरल नेशनलिज्म, जहां पर ये जो न्यू मिडिल क्लासेस थी उन्होंने अपने लिबरल आइडियाज के थ्रू इन डिमांड्स को रखा और जिसने नेशनलिज्म को और भी ज्यादा strong किया। So look here at the end it is written a wave of economic nationalism strengthened the wider national sentiments growing at the time। So that we have already discussed कि ये जो नया इकोनॉमिक वेव था चेंजेस का, इसने क्या किया, नेशनलिस्ट आइडियाज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को और भी ज्यादा वाइडर किया इस टाइम पर जब कहीं ना कहीं और भी तरह के नेशनलिस्ट आइडियाज डेवलप हो रहे थे। बाकी आइडियाज हम डेवलप मीन्स अभी किन से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा टॉपिक। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक
माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग कि मैं इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन की वीडियो भी भेजूंगी, उसको देखना, ताकि 5 to 6 क्वेश्चन आप कवर कर सको और अपनी नॉलेज को भी चेक कर सको कि कितना आपको समझ आया इस वीडियो से। So thank you very much. Have a good day and be connected for more videos. Thank you very much.